सो हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था दैट डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है। डिमांड के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, सप्लाई के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। जो अब हम पढ़ेंगे, अब हम इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड एंड पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। तो हमारा इसमें जो पहला वर्ड आता है दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड मीन्स जो एक इकोनॉमी एक साइकिल में, एक ईयर में, एक पीरियड में जितना डिमांड करना चाहती है दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। द डिमांड दैट द इकोनॉमी विशेस टू क्या कहते हैं कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अगर ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे, कि हम फ्यूचर में जितना एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम जितना डिमांड कर सकते हैं, जितना कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। It's a combination of consumption plus investments. C for consumption and I for investment. So aggregate demand is a combination of either we are consuming or either we are investing. Fine. अब अगर हम इसके components बोलते हैं तो इसके components दो ही हैं, consumption and investments. हम consumption और investments को further categorize कर सकते हैं private, final, consumption, expenditure। जो एक आपका प्राइवेट पर्सन जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपका गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करा वो भी कंजम्पशन का ही पार्ट है। थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, कि आपका जो एक्सपोर्ट्स है, जो भी आपके एक्सपोर्ट्स हुए, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हमने कर दिए तो वो आपका हो गया कंजम्पशन, कि कितना हमारी कंट्री ने कंज्यूम करा। ठीक है, ये तीन पार्ट जो होते हैं ये कंजम्पशन के होते हैं। कंज्यूम हम जो करते हैं या तो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूम करेगा या गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम करेगा, या जो हमने बाहर कंट्री में दे दिया तो वो बाहर की कंट्री के लोगों ने कंजम्पशन कर दिया। इसके बाद दो पार्ट्स होते हैं कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट्स के, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट्स के। हाँ, ना एक्सपेंडिचर मेथड्स के ही सब पार्ट्स हैं ये, बिकॉज जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड होती है वो टोटल डिमांड जो होती है अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं तो यही होती है। जो नेशनल इनकम होती है वो हम क्या बोलते हैं कि टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर नोन एज नेशनल इनकम। तो इसलिए वो आपके सारे के सारे वही पार्ट्स हैं जो कि हम नॉर्मली उसके बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब हम ये बोलते हैं दीज थ्री पार्ट्स आर नोन एज आपका कंजम्पशन एंड दीज टू पार्ट्स आर नोन एज योर इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो जनरली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होती हैं तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। इंड्यूस्ड मतलब डिपेंडेंट। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट कहती है जी प्रॉफिट हो चाहे ना हो मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है इनको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी गवर्नमेंट कहती है जी मैं तो करूंगी ही करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आई डू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके प्लीज एक मिनट और रुकना मनी लैंग्वेज पूरा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड?
Combined demand in the economy, planned combined demand in the economy in the whole financial year is known as aggregate demand. एक साल में लोगों की जितनी डिमांड होती है, एक साल में लोग जितनी डिमांड करते हैं, उनका कंबाइंड इकोनॉमी की डिमांड हम जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. अब क्या एग्रीगेट डिमांड जीरो हो सकती है? पहली फर्स्ट कि aggregate demand is the AD aggregate demand. It is the planned demand for whole economy. Combined demand of whole economy is known as aggregate demand. एक इकोनॉमी की जितनी भी टोटल डिमांड होती है एक साल के अंदर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना डिमांड एक इकोनॉमी कर सकती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलकर बनती है, मतलब इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है. फर्स्ट थिंग इज कंजम्पशन, सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. तो दो चीजों से मिलकर आपकी डिमांड बनती है. आपका जो कंजम्पशन होता है उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? Whatever a person or a institute or a government is consuming for its own use is known as consumption. Every sector, whatever every sector is consuming in the economy, whatever every sector is utilizing in the economy is known as consumption. जो भी सारी की सारी चीजें, उन सारी की सारी चीजों को कंबाइंड करके सबको मिला के जो होता है उसको हम कंजम्पशन बोल सकते हैं. Can consumption be zero in the economy? Why? किसी प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ. ये पहली बात तो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दूसरी यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे. मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इकोनॉमी की कंजम्पशन जीरो हो सकती है? वाई? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? मैक्सिमम जीरो हो सकती है. वर्स से वर्स सिचुएशन में भी ये नहीं हो सकती. जिस टाइम पे इकोनॉमी में कोई सस्टेन ही नहीं करेगा, सिर्फ उस टाइम पे जीरो हो सकती है. अदरवाइज बेसिक जो नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो तो आपका यूज होंगी ही होंगी. जीरो इनकम हो गई तो मैं कह रहा हूँ जीरो इनकम हो गई तो कंज्यूम कहाँ से करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ तो कंज्यूम कैसे करोगे जब इनकम नहीं है? तो सेविंग से. ट्रांसफर इनकम कहाँ से? इनकम है नहीं, तो इन दैट केस आप उसके सेविंग से करोगे. आपकी प्रीवियस सेविंग्स होगी कुछ, उनसे करोगे. तो इफ यू डोंट हैव एनी इनकम यू विल कंज्यूम फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स. पास्ट सेविंग्स भी नहीं है तो लोन लेके करेंगे. जिसकी हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना. इकोनॉमी के बाहर से लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेंगे. क्योंकि वो इतनी वर्ल्ड बैंक इसलिए खुला हुआ है कि गरीब लोगों की हेल्प करें. और किससे करें? हाँ, वर्ल्ड बैंक का ये काम है. यूनिसेफ वगैरह ये क्या है? जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसकी हेल्प करने के लिए थोड़ी खुले हैं. एनजीओ को कभी देखा है? अनिल अंबानी को लोन दे रहा है एनजीओ, तो गरीब लोगों को ही हेल्प देता है ना. ओके, so that's why consumption can never be zero in the economy. Either we'll consume from our past income, either we'll consume from our present income, past savings or future incomes that can be loaned. Consumption को हम जीरो कभी भी नहीं कर सकते. Even if our income is zero, then also we'll consume something. इवन इनकम तो हो सकती है जीरो. मैं बेरोजगार हूँ, इनकम जीरो हो सकती है.
तो थियोरेटिकली तो पूरी इकोनॉमी भी बेरोजगार हो सकती है। थियोरेटिकली पूरी इकोनॉमी बेरोजगार हो सकती है, बट थियोरेटिकली पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। आप पूरी इकोनॉमी को इनकम जीरो कर सकते हो थियोरेटिकली, बट पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशन जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, so that's why हम बोल सकते हैं that consumption can never be zero in the economy. Consumption is always there, either by the private sector or by the government sector. There should be some consumption in the economy. Investments, consumption अच्छा करता कौन कौन है? Consumption दो sectors करते हैं, दो sectors consumption करते हैं. So consumption is done by two sectors. First, private sector. Second, गवर्नमेंट सेक्टर। दो सेक्टर्स आपका कंजम्पशन करते हैं इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंजम्पशन करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर आपका कंजम्पशन करता है सैलरीज में, इनकम टैक्स के कलेक्शन के ऊपर एक्सपेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, सब्सिडीज, कंपनी के एक्सपेंसेस चलाना, इन सब में वो अपना प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। हाँ, अभी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग यूनिट तो अपना कंज्यूम करके उससे कुछ क्या कहते हैं बेनिफिट अर्न करके दे देती है, बट कंजम्पशन क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? अब इंस्टीट्यूट चलाने में मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूंगा तो मेरी कंजम्पशन थोड़ी हो गई। तो जो मुझे घर के लिए चाहिए सामान, वो इन दैट केस मैं बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल लूंगा। बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी है वो। तो उसी तरीके से एसबीआई के थ्रू जो इनकम हो रही है वो वाली यहाँ पे एसबीआई का जो खर्चा हो रहा है वो यहाँ पे थोड़ी आएगा। गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग में जो खर्चा हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। एसबीआई ने जो खर्चा करा उसके भी आपको तो इनकम कमा ली। तो खर्चा तो वो चीज होती है ना जिसको मैंने खर्च कर दिया और उसके भी आप पे कुछ इनकम नहीं कमाई। जिसके भी आप पे मैं कुछ इनकम कमाऊंगा वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई। भाई मैं, आप अगर ट्यूशन सेंटर की बात कर रहे हो, घर की बात कर रहे हो, तो पहली चीज तो घर अलग चीज है, ट्यूशन सेंटर अलग चीज है। मैं प्रोड्यूसिंग यूनिट जिस टाइम घर पे हूँ मैं उस टाइम पे कंजम्पशन यूनिट हूँ। हाँ, जिस टाइम पे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे मैं प्रोड्यूसर हूँ, जिस टाइम पे मैं घर जाके बैठूंगा मैं हाउस होल्ड हूँ। जिस टाइम पे एसबीआई खर्चा कर रही है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट है। जिस टाइम पे वो सिर्फ अपना इनकम टैक्स की मशीनरी रन हो रही है उस टाइम पे वो जो होती है एक्सपेंडिचर यूनिट है। तो वो जिस टाइम पे मैं कहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं दैट देयर आर टू सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? Investment are done in the economy to gain something from that investment. जब भी इन्वेस्टमेंट आप इकोनॉमी में करते हो तो उससे कुछ ना कुछ गेन करना की आपकी इंटेंशन होती है, वो आप करते हो। इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कैपिटल गुड्स पे मतलब वो जनरली इनकम अर्न करने के लिए करता है, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए करता है। जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स। नहीं, यहाँ पे हमने बात करा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जब एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इस इंटेंशन से करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। कहीं खर्चा करूं, कंज्यूमर गुड्स से पहली बात तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा? कंज्यूमर गुड्स से तो मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। और कैपिटल गुड्स पे भी जरूरी थोड़ी है कि कैपिटल गुड्स में फर्दर से किसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदूं।
मैंने बोला इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट की इंटेंशन से होता है, एंड इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो वेलफेयर की इंटेंशन से होता है। गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करती है तो ये देखिए करती है टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर, एंड प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स और इनकम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी दो तरीके की हुई, पहली प्राइवेट, सेकंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंजम्पशन कैन बी ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन। आपका इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर डन फॉर profit motive and government investments are done for welfare motive. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आपका जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो आपका वेलफेयर मोटिव से काम करती हैं। अब जो प्राइवेट, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होंगी, प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वेलफेयर मेरे को करना ही करना है, तो चाहे मार्केट में सिचुएशन अच्छी हो चाहे बेकार हो, हर किसी सिचुएशन में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट इस तरीके से करती है कि इस साल मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को करना ही करना है चाहे मार्केट सिचुएशन कैसा भी रहे। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है दोज इन्वेस्टमेंट्स आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स। एंड एक और नाम इनको बोल सकते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, उनका प्रॉफिट्स या इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उनको हमको करना ही करना है वेदर देयर इज अ लेस इनकम और वेदर देयर इज अ हाई इनकम। तो दैट्स व्हाई वो इकोनॉमी में होती ही होती है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। मींस इन फिक्स मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी ऐसा नहीं हो रहा कि आप कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करो, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपकी गवर्नमेंट कहती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी तो करूंगी, मैं उसको मार्केट में प्रॉफिट रेट्स के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती। तने जो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट कंपनीज एंड बैंक्स मेनली इन्वेस्ट फॉर द प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम बैंक्स जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना उसको प्राइवेट ही मान रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हम उनको मान रहे हैं जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं। वेलफेयर इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो उसको कहीं विड्रॉ करने के लिए नहीं लगते, वो फ्यूचर में उसको जो है, जैसे गवर्नमेंट ने काम करा, टैक्सेस ज़्यादा आ गए तो अगले साल टैक्सेस कम कर देंगे या अगले साल उसको वेलफेयर में लगा देंगे कहीं पे। तो एक ही चीज़ है, पैसा ज़्यादा कम आ सकता है बट उसको वेलफेयर में ही लगाया जाए रेदर देन उसको निकाल के उसको यूज पर्सनल यूज में लिया जाए। ठीक है, जैसे एनजीओज होते हैं, पैसा आता है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में लग जाता है, रेलवेज में पैसा आता है तो वो फर्दर डेवलपमेंट में लग जाता है। तो वेलफेयर का मतलब होता है ये पैसा पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट या सस्टेनेबिलिटी के लिए ले लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर के लिए काम कर रही है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट डिवीजन है उसको हमने प्राइवेट सेक्टर में ही माना। ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है मैं लोन लूं चाहे जो मर्जी करूं, मेरे को अगर वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं करूंगा ही करूंगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट अगर नुकसान ही कर रहा है तो लोन बहुत करेगी तो उसमें जो इंटरेस्ट पे करेगी, इससे अच्छा उस साल के ना इन्वेस्टमेंट करके तो आपका थोड़ा इकोनॉमी बेटर हो जाए तो करो इन्वेस्टमेंट। मान लो एक बच्चा है 12वीं में पढ़ रहा है, उसके फादर का बिजनेस बंद हो जाता है, तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए और अगले साल पढ़ाया जाए? एग्जाम्पल है, ये बताओ ना मेरे को। नहीं। क्यों? उसके क्या फालतू में तेरी पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है। तो बस जब आप अपने एक छोटा सा साल नहीं वेस्ट कर सकते तो पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट्स को रोक के पूरी इकोनॉमी का फ्यूचर एक साल के लिए बर्बाद कर दो। 11वीं तक पढ़े नहीं हुए।
भाई वो बच्चा भी 11वीं तक पढ़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट्स रोकते हैं एक चीज को, चलती हुई ग्रोथ को, अभी तो मैंने बताया कि आपका जो गवर्नमेंट कंपनीज या बैंक्स प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बेसिकली हम जो है प्राइवेट सेक्टर में ही काउंट करेंगे, बिकॉज वो आपका प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हम जनरली उसको बोल रहे हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट की वो डिविजन है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। लाइक एसबीआई है, आपका बोलने के लिए गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, बट इट इज एक्टिंग एज अ प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी, उसकी अपनी पॉलिसीज है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। रोकते हैं तो वहां पे ग्रोथ तो हैम्पर होती है ना। तो अगर ग्रोथ हैम्पर होगी तो उससे जो जो लोग उस ग्रोथ के थ्रू बेनिफिट ले रहे हैं वो सारे हैम्पर होंगे। तो हम एक सिंगल सा चीज अगर नहीं रोक सकते, एक छोटी सी पढ़ाई नहीं रोक सकते हम, पूरी सोचो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जहां जहां जिसको बेनिफिट देंगे वो सब रुक जाएंगे। वो पूरा साइकिल चालू करने में कितना टाइम लगेगा? तो दैट्स व्हाई वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही करूंगा। अगर मान लो 1 साल के अंदर कुछ ज्यादा लोग बीमार निकल रहे हैं और अगर मैंने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए तो सारे लोगों को कौन केटर करेगा? मैंने स्कूल्स नहीं बनाए और इतने सारे लोग जो अनपढ़ रह रहे हैं उनको कौन केटर करेगा? तो वो कहता है कि मेरे को जिस स्पीड पे ग्रोथ करना है मैं करूंगा ही करूंगा। मैं ना कम कर रहा हूँ ना ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे को जितना हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है उतना ही कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट्स of government are always autonomous, they are independent, उनका कोई और रिलेशन नहीं होता, they are independent, उनका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता कि कम इनकम हो रही है या ज्यादा इनकम हो रही है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि आपका उन्होंने जो अलॉट कर रखा है बजट में वो अलॉटेड रहेगा ही रहेगा। जैसे इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो ज्यादा लगा देंगे, कम हो रहा होगा तो कम लगा देंगे, ऐसे वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे नहीं चेंज। उन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया कि भाई ये हमने इतना इन्वेस्टमेंट करना है इकोनॉमी में तो इतना इन्वेस्टमेंट करना है। तो दैट्स व्हाई मेजर वर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस। हाँ, उन्होंने जो स्टार्टिंग में फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है ये हर साल 10 रुपए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। फिक्स्ड का मतलब होता है कि हमने प्री डिसाइडेड कर लिया कि हमको इतना एक्सपेंस करना है तो उतना एक्सपेंस हमको करना है, वेदर देयर इज हाईली इनकम वेदर देयर इज लो इनकम। कांस्टेंट होता है 10 साल तक 10-10। फिक्स्ड का मतलब होता है ईयर के स्टार्टिंग में 10 सोचा तो 10, ईयर के स्टार्टिंग में 12 सोचा तो 12, बजट बनाते टाइम 15 सोचा तो 15, 5 सोचा तो 5। दैट मीन्स ये आपका एक फिक्स हमने सोच रखा है। अब प्राइवेट वाला क्या करेगा? रिसेशन आ गया तो जो उसने बजट बना रखा है उसमें से कम कर देगा, इन्फ्लेशन आ गया तो जो उसने बजट बना रखा है उसमें और ज्यादा कर देगा। प्राइवेट वाला तो अपना धीरे डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस के हिसाब से इमीडिएट अपने डिसीजन चेंज करता रहता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स अपने डिसीजन इस तरीके से चेंज नहीं करती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमारा जो ये गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनकम। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स बोलता हूँ तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को हम भूल जाते हैं। थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, बट जब हम प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करेंगे तो प्रैक्टिकल के टाइम को जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट्स को हम ऑटोनोमस ही बता के चलते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज ऑटोनोमस और एज इट इज नॉट डिपेंडेंट। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज ऑटोनोमस। अगर इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करके सब डिवाइड करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो आपकी प्रॉफिट से रिलेशन में होती हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैव नो रिलेशन विद प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमारे पास एडी किससे मिलके बनता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। कंजम्पशन इज दैट पार्ट which is consumed by the economy during the particular year and it can never be zero, and investments is that part which is invested and it is always autonomous.
इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपका फिक्स्ड होता है, ये आपका बार बार चेंज नहीं होता है। फाइन। तो अब जो आपका एडी होता है, इसमें सी वाला जो प्रोपोर्शन हो गया कंजम्पशन, इसमें आपका मिनिमम कंजम्पशन इज ऑलवेज, मिनिमम कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर, एंड इस मिनिमम कंजम्पशन के बाद में जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता रहता है वैसे वैसे हम कंजम्पशन को भी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो एज आवर इनकम इंक्रीजेज आवर कंजम्पशन ऑल्सो, as our income decreases our consumption also, as income is zero there is minimum consumption, there is certain consumption over there even at the zero level of income, and as income increases our consumption increases। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन भी साथ के साथ बढ़ती रहती है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी साथ के साथ कम होती रहती है। एक मिनिमम कंजम्पशन होता है जो हमारी हमेशा रहती है, उस मिनिमम कंजम्पशन से नीचे हम कभी भी कुछ नहीं जाते हैं। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन विल बी देयर इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन जो हमारी होती है इसको हम एक साइन देते हैं सी बार, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स दिस कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। बाकी कंजम्पशन जो होती है वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती हैं, और ये वाली जो कंजम्पशन होती है ये इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करती। इनकम चाहे जितनी मर्जी हो, ये तो इतनी कंजम्पशन तो मैं करूंगा ही करूंगा, दिस मच ऑफ द कंजम्पशन आई विल डू इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। remaining consumption is dependent upon the level of income. If income is high I'll do more consumption, if income is low I'll do less consumption। क्लियर है चीज? तो कंजम्पशन के अंदर एक मिनिमम पार्ट होता है दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज, कंजम्पशन कैन नेवर बी। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर एक बंदे की 5,000 की इनकम होगी तो उसकी कंजम्पशन कितनी होगी? 5,000 से कम। प्रैक्टिकल सिनेरियो में पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर 5,000 रुपए एक बंदे की इनकम होगी तो उसकी कंजम्पशन कितनी होगी? प्रैक्टिकल सिचुएशन में कितनी होगी? अगर एक बंदे की इनकम 5,000 है तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसका एक्सपेंस कितना होगा कंजम्पशन? क्या 5,000 में घर खर्च नहीं चलता? तो गरीब आदमी है, मुश्किल ही है उसके लिए। 5,000 में क्या, वही बोल रहा हूँ, क्या 5,000 में एक बंदा घर का चला सकता है? नहीं चला सकता। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, हाँ क्यों? भाई हम गरीब बंदे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब। नहीं लंगर नहीं, खाना नॉर्मल खाना खाएगा, लंगर की तरह से नहीं बैठना। रोटी कपड़ा मकान का अपना एक्सपेंस पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। 16 एक बंदा कमाने वाला है, इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर वो एक बंदा कमा रहा है, वो है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, गांव में रहता है, तो इन दैट केस क्या वो 5,000 में घर खर्च चला पाएगा? नहीं चला। उसको पढ़ाना भी है, इलाज भी करवाना है, कपड़े भी खरीदने हैं, खाना भी खाना है। गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही फ्री में? पूछ रहा हूँ मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि गांव में रह रहे हैं। अच्छा चलो शहर में रह रहे हैं।
अच्छा चलो 5,000 में एक गरीब बंदा अपना घर खर्च चला सकता है इजीली। हाँ मैं बता रहा हूँ, चला सकता है इजीली। देखो देखो 4 लोगों की फैमिली थी। अच्छा देख लो, स्कूल में पढ़ाई फ्री होती है, स्कूल में पढ़ाई फ्री है, फ्री। हाँ 12th तक गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई फ्री होती है। सर्वोदय विद्यालय जो हैं उनमें आपका पढ़ाई 12th तक फ्री होती है। कुछ नहीं, फ्री फ्री। कन्या लेडी को तो, एक कन्या को तो बोलते हैं कि आपको 12वीं पास कर लो 1 लाख रुपए और देंगे। ठीक है, ओके देखो पहली चीज बच्चों की पढ़ाई फ्री। ठीक है, बच्चों की कॉलेज की फीस कितनी होती है? 10,000 रुपीज ईयरली, 10,000 रुपीज एनुअली। कुछ कॉलेज देखो हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। जो बहुत अच्छे कॉलेज है उनकी 20-25 होगी, जो एवरेज टाइप कॉलेज है किसी कॉलेज की 6-7 हजार भी है, ऐसा की ज्यादा 15-20 हजार की होगी। ओके देखो 6-7 हजार रुपए साल की फीस। ठीक है, अब इन के स्कूल पे आते हैं। क्या वो बंदा जो है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे लेते हैं? फ्री होता है इलाज। अच्छा नहीं होता इज अ डिफरेंट मैटर, बट फ्री होता है। मैं कह रहा हूँ चाहे जैसा भी होता है, मैं कह रहा हूँ चाहे जैसा भी होता है, हम ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ने फ्री इलाज की फैसिलिटी दे रखी है, तो इलाज पे कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री है, दवाई भी फ्री। ओके उसके बाद सेकंड थी, क्या जो बंदा होगा वो सेकेंड हैंड कपड़े पहन लेगा या नए कपड़े खरीदेगा? अरे सुन तो लो ना, पूरी बात तो सुन लो। तो इन दैट केस क्या उसको बुद्ध बाजार से कपड़े खरीदने में शर्म आएगी? जहाँ पे और इन दैट केस वो 3 जोड़ी में कपड़े निकाल लेगा पूरे साल के। 4 वो लग्जरी लाइफ थोड़ी। तुम्हारे पास कितने? 20 जोड़ी है? कितने हैं तुम्हारे पास? तो गिन के बताओ। 10 होंगे ना, 10 के आसपास होंगे। जीन्स और टी शर्ट मिला के 9-10 होंगे। जब एक तुम लग्जरी लाइफ जीने वाले के पास 10 हैं, तो गरीब बंदा जो है वो 3 में 2 में 3 में सेटल नहीं हो सकता। हाँ अरे सुनो तो सही, जो एक गरीब बंदा होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जोड़ी कपड़े में सस्टेन कर लेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे पहनने के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, वो भी बुद्ध बाजार से लेगा, जो कि 50 रुपए की एक जीन्स और 50 रुपए की टी शर्ट मिल जाती है, जो कि साल भर चलेगी। ठीक है, अब उसके बाद में उसका खर्चा बचा रहने का। झुग्गी झोपड़ी में रहेगा जहाँ पे 500 से 700 रुपए का किराया होता है। बिल्कुल छोटी मंगोलपुरी टाइप की झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, यहाँ पे 500-700 रुपए किराया होता है। फ्री में थोड़ी ऐसे कहीं पे भी जाओ कब्जा करो। कहाँ से मिले? या तो फुटपाथ पे रहो, फुटपाथ। ये झुग्गी झोपड़ी का किराया होता है। इट्स अनऑथराइज्ड। देखो अनऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने उन चीजों में रहने की परमिशन नहीं दी है, बट वो लैंड तो कोई ऑक्यूपाई करता ही था ना। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि लैंड पे आपने कब्जा कर रखा, आपको परमिशन नहीं मिली हुई वहां रहने की। वो खेतों की जमीन थी, वो इंडस्ट्री की जमीन थी, वो जो किसी की जमीन पर्सनल जमीन थी जिसपे घर बनाने की परमिशन नहीं थी, बट आपने वहां पे घर बना लिया, तो जमीन तो खरीदी ही होगी। ऑक्यूपाएबल लैंड थोड़ी बोल रहे हैं, उसने ये थोड़ी बोलते आपने लैंड ही ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, और अगर किसी ने लैंड भी ऑक्यूपाई करा है तो 100 साल पहले कर रखा होगा, 50 साल पहले कर, तो जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो तो किराए पे दे ही रहा होगा, जितने की भी होगी। बट ये है कि उसने 500-700 रुपए का, अभी 5,000 की इनकम। ठीक है, 500-700 रुपए महीने में उसने अपना किराया दे दिया। अब उसका क्या खर्चा बचा? खाने का। ठीक है, एक टाइम की मील कितने की आती होगी? मैकडी की मील की बात नहीं कर रहे, एक बनाने में। घर पे अगर मैं खाना बनाऊं, आलू की सब्जी और रोटी, सिंपल, कुछ नहीं और,
आलू की सब्जी और रोटी। तो आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 4 बंदों का कितने का खर्चा आ जाएगा? 50-60। भाई आधा किलो आलू, पानी, थोड़े से मसाले और आधा किलो गेहूं, 50-60 रुपए आएगा महीने का, एक दिन का 150 रुपए, महीने का 4000 4,500 रुपए। 4,500 कम नहीं है। हाँ 250 रुपए कहाँ 250 हो गया, 50 मल्टीप्लाई बाय ठीक है 150 4,500 5,000 4,500 तो फिर कपड़े 4,500 ठीक है 4,500 अच्छा इसमें आपने गवर्नमेंट ने आपको राशन शॉप पे जाने दे दिया, तो आपको वहां पे गेहूं जो मिल गया वो 2 रुपए किलो मिल गया, चावल जो मिल गया वो 1 रुपए किलो मिल गया। अब इन दैट केस जहाँ पे आपको 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, 1 किलो चावल मिल रहा है, वहां पे आपकी जो 50 रुपए की कॉस्ट है वो रिड्यूस होकर 10 रुपए आ गई। नहीं मिलता है, आप जाओ एक बार देखो, आप जाओ जाके देखो, आपको सस्टेन करना है या लग्जरी जीनी है? तो 10 रुपए है और हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम नहीं अफोर्ड कर सकते ना, हम 5,000 रुपीज है। आपने देखो, आपने जब पैसा बटबटा के 4,500 रहेगा, 4,500 रहता है, जरूरी थोड़ी है कि हम पूरे के अंदर 3,000 भी करें, 4,000 में कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा 5,000 के अंदर सिंपल एक बहुत ही ज्यादा लो लेवल ऑफ लाइफ जीना चाहे तो 5,000 में वो अपने खर्चे निकाल सकता है, जो कि बहुत दुनिया निकाल रही है, बहुत दुनिया निकाल रही है ऐसे खर्चे, जिनको ना हेल्थ से मतलब है, ना एजुकेशन से मतलब है, ना फूडिंग से मतलब है, कि भाई जो हो रहा है बस अपना निकालते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 5,000 की इनकम में वो कितना खर्चा करना प्रेफर करता है एक बंदा? 5,000 में जनरली 5,000 हो जाता है, कभी कुछ खर्चा करके 5,000 का एक्सपेंस उसका हो जाएगा, मतलब वो कुछ भी सेविंग नहीं कर पाएगा। 10,000 की इनकम होगी तो कितना खर्चा करेगा? अगर वो 10,000 की इनकम का आने लगेगा तो वो 9-1,000 रुपए का खर्च, क्योंकि देखो 5,000 में वो अपनी बहुत सारी चीजों को मार रहा था, खाने को मार रहा था, पढ़ाई को मार रहा था, हॉस्पिटल को मार रहा था, उसके बाद कपड़ों को मार रहा था, घर में बहुत छोटे घर में रह रहा होगा, बहुत बेकार। जब उसकी 10,000 की इनकम होगी तो माइट भी वो खाने में जो है थोड़ा सा बेटर खाना कर ले, ठीक है, माइट भी कपड़े थोड़े से बेटर कर ले अपने, बट ये है कि वो कहेगा कि इसमें से चलो मैं 10,000 रुपए बचा लेता हूँ, ठीक है, बहुत बेयर मिनिमम मैं बचा लेता हूँ कि भाई जो मैंने प्रीवियसली लोन ले रखे हैं वो लोन चुका दूंगा, ये 5,000 की इनकम में तो मैं लोन भी सस्टेन नहीं कर पाता। अब उसकी इनकम बढ़ के हो गई 50,000, अब वो कितना खर्चा करेगा? अब वो अपना खर्चा करेगा 30,000। जब उसकी इनकम 50,000 हो जाती है तो उसका बेसिक खर्चा तो 20-25 हजार में निपट जाएगा। वो जब उसका बेसिक खर्चा 20-25 हजार में निपट जाएगा तो वो जो है 50,000 की इनकम वाला ना लग्जरी लाइफ की तरफ नहीं जाता। वो कहता है कि मेरी बेसिक इनकम जो है वो अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो और मैं ऑलमोस्ट 20,000 के करीब की सेविंग करूंगा कि भाई मैं अपने कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखता हूँ। तो कभी भी 50,000 वाला बंदे को देखोगे तो डेली रेस्टोरेंट्स पे नहीं जा रहे, 50,000 इनकम वाले बंदे को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, वो इन दैट केस अपना 15-20 हजार रुपए महीने का ऑलमोस्ट सेविंग्स में डालना चाहता है। उसके बाद अगर मेरी इनकम होगी 1 लाख रुपए तो कितना खर्चा करूंगा? 50,000। मेरी जरूरतें 30,000 में पूरी हो रही थी। हाँ अब मैं 30,000 के बाद में मैं 20,000 की लग्जरी लेना चालू करूंगा कि भाई चलो ठीक है, लग्जरी में 2 बार रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, कभी एक बार अच्छे कपड़े खरीद लिए, कभी एक बार साल के अंदर मनाली घूमने चले गए। अब मैं जो है थोड़े बहुत लग्जरी वाले नॉन नेसेसरी वाले खर्चे करने चालू करूंगा जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए होगी महीना। 12 लाख रुपए साल में अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकता है। अच्छी लाइफ क्या होती है? जिसमें वो अपने सर्विस के ऊपर बहुत लग्जरी ले सकता है। 1 लाख में कुछ नहीं हो सकता। 1 लाख में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। देखो
एक पर्सन जो होता है उसकी मेंटालिटी ये होती है कि इनिशियल लेवल पे मुझे अपनी जरूरतों पे खर्चा करना था जो मैं नहीं काट सकता था। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम सेविंग्स का पोर्शन बढ़ाते जाते हैं और लग्जरी का पोर्शन कम करते जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलता है एज आवर इनकम इंक्रीजेस द proportion of saving increases and the proportion of consumption decreases। हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपना खर्चे का प्रोपोर्शन कम करते जाते हैं एंड सेविंग्स का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हैं। प्रोपोर्शन पहले मैं 10,000 में से 90% कंज्यूम कर रहा था, 50,000 में से 60% कंज्यूम कर रहा था, 1 लाख में से 50% कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, अब मेरी इनकम हो गई 2 लाख, नहीं बढ़ाऊंगा मैं। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मैं खर्चे बढ़ाता हूँ। ठीक है, बट अब मैंने जो मेरी पहले 50% कर रहा था मैंने उसको 80,000 तक कर दिया, 90,000 तक कर दिया। ठीक है, अब मेरे जो 50,000 से 80-90,000 के खर्चे बढ़ रहे हैं वो कौन से वाले बढ़ रहे हैं? कौन से, किस टाइप का लग्जरी? मैं रेस्टोरेंट अच्छे वाले जान लूंगा, रेस्टोरेंट ज्यादा जाने लगूंगा, थोड़ा घर जो है वो अच्छी लोकेलिटी में ले लूंगा, कपड़े थोड़े से अच्छे लेवल के ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो घूमना फिरना है वो साल में शायद 2-3 बार चालू कर दूं, गाड़ी जो थोड़ी है वो बेटर ले लूंगा, पेट्रोल के एक्सपेंसेस जो है थोड़े से बढ़ा दूंगा, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने जा रहा हूँ उसके ऊपर खर्चा थोड़ा ज्यादा कर लूंगा। ठीक है, ये वाले एक्सपेंसेस बढ़ाऊंगा। क्या अब मैं रेडो की घड़ी लेने लगूंगा? नहीं, मैं रेडो की घड़ी नहीं ले लूंगा। क्या मर्सिडीज में घूमने लगूंगा? क्या फॉरेन ट्रिप्स मारने लगूंगा? मे बी बहुत, अगर मारूंगा भी साल में 2, वो डिपेंड करता है पर्सन के इंटरेस्ट पे। वो एक बंदा होता है जिसको घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, वो क्या पता 4 फॉरेन ट्रिप मार ले बट कपड़ों पे खर्चा बचा ले। एक बंदा कपड़ों पे बचा लेगा, एक बंदा घूमने पे बचा लेगा, एक बंदा घर पे बचा लेगा। वो डिपेंड करता है कि एक बंदे का शौक क्या है। बट अगर मेरी 2 लाख की इनकम है तो आई ट्राई टू सेव 1 लाख और 1,10,000, मैं 80-90 में खर्चा निपटाने की कोशिश करूंगा। इनकम हाई लेवल पे जाता है, जैसे अगर आपकी 2 लाख से 4 लाख तो भी आपका एक्सपेंडिचर जो आप करोगे वो कितना बढ़ा देता होगा? वही बात करते हैं। ठीक है, 2 लाख की इनकम हुई थी तो मैंने खर्चा कितना कर लिया? 80-90,000 खर्चा कर लिया। ठीक है, अब मेरी इनकम हो गई 10 लाख रुपए। अब मैं खर्चा कितना करूंगा? 80-90 ही रहने दूंगा या बढ़ाऊंगा? 10 लाख महीना, 2-3 लाख। अगर हमारी 10 लाख, अगर मेरी 10 लाख की इनकम हो गई तो पहली बात 5 लाख कहाँ खर्च करोगे ये बताओ? 5 लाख रुपए महीना। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्चुअली दिस चैप्टर इज ना मोर ऑफ कन्वर्सेशन रेदर देन कि मैं आपको समझाता जाऊं। तो दैट्स व्हाई मैंने आपका क्लास चालू की है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन इतनी हो नहीं पाएगी। अभी तक जो हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? बाकी बच्चे ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए हमको। ठीक है, तो इंटरेक्शन जो होता है वो इतना बेटर नहीं हो पाता। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ मेरे को एक बार जो है ना सारे के सारे आप मैसेज पे बताते थे। इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए महीना आप खर्च ही नहीं कर सकते ना। आप अगर सारे के सारे 30 के 30 दिन भी बाहर भी घूमने में रहो ना तो भी 5 लाख नहीं खर्च होंगे आपके। अगर आप 30 के 30 दिन भी बाहर रहो तो भी आपका 5 लाख रुपए नहीं खर्च होंगे। एक मिनट। अगर आप 30 के 30 दिन भी बाहर घूमने पे रहोगे इन दैट केस पूरे साल की एवरेज तो नहीं आएगी। ठीक है, कहीं घूमने में जाओगे आपने जो है 5,000 रुपीज का रूम भी लिया तो भी 1.5 लाख रुपए हुए। दिन का 5,000 रुपए खाने पे भी खर्च कर दिया तो भी 1.5 लाख रुपए हुए। मैं कह रहा हूँ क्या 365 डेज फॉरेन ट्रिप पे रहोगे? अगर 365 डेज भी फॉरेन ट्रिप पे रहे तो भी मैं बोल रहा हूँ 5,000 का कमरा ले लिया, 5,000 खाने पे खर्च कर दिया तो भी 1.5 लाख हुए। आप 5 लाख रुपए फिर भी नहीं खर्च कर सकते। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे भी जाओगे तो भी 5 लाख रुपए महीने खर्च करने की एवरेज नहीं आएगी। एक मिनट, आ रहे। ठीक है, अब 5 लाख रुपए पे अगर आप शिफ्ट होते हो तो 5 लाख रुपए महीने पे आप अपना
10 लाख वाला बंदा नहीं आएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए आपके कब खर्च होते हैं? आपके तब खर्च होते हैं महीने की एक रेडो खरीद रहा हूँ, महीने की एक 2 लाख की घड़ी खरीद रहा हूँ, 3 लाख की घड़ी खरीद रहा हूँ। ठीक है, 10 गाड़ियां मैंने खड़ी कर ली है, उनका डिप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, 15 नौकर रख लिए, उनका खर्चा हो रहा है। हाँ, 15 नौकर रखिए, 10-10 हजार, 15-15 हजार के 2 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हो गया। ये तो खर्चा जबरदस्ती करने वाली बात हो गई। नहीं, जबरदस्ती नहीं करने वाली बात है कि जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है वो करते हैं। 10 लाख आपका नॉर्मल सही होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए की इनकम में 15 नौकर नहीं रखोगे ना। 10 लाख की इनकम में आप जो है एक ज्यादा से ज्यादा 3 BHK या एक आप पेंट हाउस अफोर्ड कर लोगे, उसके ऊपर तो वो भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे, मतलब 5 आप रूम का। ठीक है, आप 10 लाख की इनकम में भी एक 3 BHK और एक ज्यादा से ज्यादा कोठी का फ्लोर ही तो अफोर्ड कर पाओगे, उसके अंदर एक नौकर रख लोगे तो अगर 3 BHK और जो 10 लाख की इनकम वाला बंदा है वो भी आपका 3 लाख के करीब ही खर्चा कर पाएगा। ठीक है, तो अब एक सिनेरियो देखो कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा खर्चे का प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है और मेरी सेविंग का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। अगर मेरी 50 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए तो भी मैं खर्चा अगर मैक्सिमम भी कर दूंगा, बड़ा घर भी ले लूंगा, ज्यादा नौकर भी रख लूंगा, ज्यादा गाड़ियां भी रख लूंगा, तो भी मेरा खर्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा 7-8 लाख रुपए। कैसे पहुंचेगा? आप मेरे को बताओ पहुंचेगा कैसे? बेटा एक बार बताओ, नहीं एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक चीज सुनो, 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, 5 रुपए बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज है? बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, 1 रुपए बड़ी चीज है, छोटी सी चीज है। सड़क पे चलने वाले हर भिखारी को देते हो, क्यों? जब बेकार चीज है तो फेंकते रहो ना। आप ही का कंसेप्ट है कि रास्ते जिसके पास ज्यादा पैसा है वो फेंकता रहे। तो भाई आप 1 रुपए टॉफी के ऊपर भी तब खर्च करते हो ना जब खाने का मन करता है, या ये होता है कि भैया ये लो रख लो, मैं जब मन करेगा ले लूँ। तो जिस बंदे के पास अगर 50 लाख भी होगा और 50 लाख वाला बंदा रोड से जा रहा है, उसको अगर फल खाने का मन करेगा तभी तो करेगा ना, या कहेगा मेरे पास ज्यादा पैसा है, लो पैसे पकड़ लो, मैं आप बाद में लेता हूँ। यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, वो चैरिटी एक्सपेंस मतलब वन टाइम एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस में नहीं आया वो तो कितना भी कर लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। हम यहाँ पे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, चैरिटी इज नॉट अ कंजम्पशन। कंजम्पशन सर्विसेज लेना, हम यहाँ पे एक्सपेंस की नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना भी रख लो, आप अगर गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीदोगे, 1 करोड़ की गाड़ी 10 साल चलेगी, उस पर अगर डेप्रिसिएशन भी लगाओगे तो भी 1 लाख रुपया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपके खर्चे नहीं बढ़ सकते बहुत ज्यादा। फाइन, तो दैट्स व्हाई हमारा यहाँ पे मेन कंजम्पशन आया, मेन जो सिनेरियो आया दैट कि हम कितना भी ज्यादा अपना इनकम बढ़ाते रहे, कंजम्पशन का प्रोपोर्शन हमारा धीरे धीरे करके कम होता जाता है, सेविंग का प्रोपोर्शन हमारा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। एंड इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बाय केन्स। केन्स ने आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था कि हम जैसे जैसे करके ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इनकम कमाते हैं, कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड सेविंग्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब जो मेरा ये सी है, इस सी में एक पार्ट तो आया ऑटोनमस कंजम्पशन, जो मैं मिनिमम कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, ये तो मेरी बेयर मिनिमम नेसेसिटी है, इसके बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा जो आया दैट इज बी वाई। बी इज परसेंटेज ऑफ इनकम कंज्यूम्ड। वाई इज इनकम। तो अगर मैं बोलता हूं कि इंडियंस जनरली स्पेंड 50% ऑफ देयर इनकम, ठीक है,
तो अगर 1 लाख की इनकम हुई तो हाउ मच आई एम स्पेंडिंग 50,000। 5 लाख की इनकम हुई तो हाउ मच आई एम स्पेंडिंग 2.5 लाख। तो B का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ द इनकम कंज्यूम, दैट इज बेसिकली द परसेंटेज दैट अ पर्सन वांट टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन। फिर जब एवरेज निकालो दिस इज द फिक्स पोर्शन, दिस इज द वेरिएबल पोर्शन। तो हमने एक इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन के अंदर हम ये बोलते हैं कि एक फिक्स पोर्शन होता है जो हर बंदे को कंज्यूम करना ही करना पड़ता है, एक वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है जो बंदा जो है अपनी लोकेलिटी के हिसाब से कंज्यूम करता है। गांव में देखोगे तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत कम होगा, शहरों में देखोगे तो वेरिएबल प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपका लोकेलिटी टू लोकेलिटी वेरिएबल प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। तो अगर मैं एक चार्ट बनाता हूँ जिसके अंदर इनकम सी बार एंड बी वाई, बी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30%, दैट मीन्स जितनी भी इनकम हुई उसमें से 30% आपका कंज्यूम हो जाता है। इनकम हुई 5,000, मिनिमम कंजम्पशन थी 7,000, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि अगर 5,000 की इनकम हुई तो भी मिनिमम मैं 5,000 7,000 तो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, 7,000 से नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता। इट इज अ बेयर मिनिमम नेसेसिटी जो मुझे कंज्यूम करना ही करना। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन कितना हो गया 1500, 30% ऑफ द इनकम, एंड टोटल कंजम्पशन कितना हो गया 8500। तो कहता है अगर 5,000 की भी इनकम होगी ना तो भी मैं 8500 तो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, ठीक है, उससे नीचे मैं नहीं जा सकता। अगर मेरी 0 की इनकम होगी तो सी बार कितना हुआ वो 7,000 ही होगा, डी वाई कितना हुआ 0, कंजम्पशन कितना हुआ, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। इफ माई इनकम इज 0 व्हाट इज माई मिनिमम बेयर एक्सपेंडिचर, इट इज अ मिनिमम बेयर एक्सपेंडिचर, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। इससे इनकम मेरी खर्चे मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे, मतलब इससे नीचे मैं गया तो एक तरीके से मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो इन दैट केस आई कैन नॉट स्पेंड बिलो दैट। तो मेरा कंजम्पशन जो हो गया वो 7,000 हो गया। कहाँ से चोरी करूं, पास सेविंग से लाऊं, फ्यूचर लोन लेके लाऊं, कहीं से भी लाऊं, बट इससे नीचे मैं सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरी इनकम होती है 5,000 तो कहती है अगर 5,000 की इनकम होती है तो इन दैट केस 7,000 तो बेयर मिनिमम खर्चा था ही था, प्लस मैं उसका 30% और कंज्यूम कर लूंगा। बेयर मिनिमम वो हो गया जिसके अंदर मैं दिन में एक बार खाना खा रहा था, जिसमें मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मेरे पास 0 इनकम थी, तो मैं दिन में एक बार खाना खा रहा था कि सिर्फ जिंदा रह सकूं, ठीक है। मैं शायद साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं खरीद पा रहा था, मैं कहीं से चैरिटी पे आए हुए कपड़े पहन रहा था, ठीक है। बेयर मिनिमम 0 इनकम का मतलब कि मेरे पास अभी का पैसा भी नहीं है, पास्ट का पैसा भी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो बस जहां से जो पैसा मिल रहा है किसी तरीके से खाना खा रहा हूँ, किसी तरीके से लाइफ में स्पेंड कर रहा हूँ। जब मेरी इनकम 5,000 हुई तो मैं दिन में एटलीस्ट 2 बार खाना खाने लगा कि चल जो बहुत बेयर मिनिमम था वो वाला, प्लस एक थोड़ा सा इतना कि भाई एटलीस्ट मेरी भूख तो मिटे, जो बहुत ही बेसिक वाली नेसेसिटी है, मैंने सिर्फ उसका प्रोपोर्शन बढ़ाया कि अभी भी मेरी इनकम मेरी उससे कम है एक्सपेंसेस से, ठीक है। जब मेरी इनकम हुई 10,000 तो ये तो बेयर मिनिमम 7,000 था ही था, ये हुआ टोटल हुआ, दिस इज द लेवल ऑफ ब्रेक इवन कंजम्पशन। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन कंजम्पशन। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे आके मैं बोलता हूं कि भाई अब मेरी जितनी इनकम है उसमें मेरे खर्चे निपट पा रहे हैं, अब यहाँ पे आके मैं अपनी इनकम से अपने खर्चों को निपटा पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ सिचुएशन वेयर व्हाटएवर आई एम कंज्यूमिंग इज बीइंग स्पेंट। मेरी इससे ज्यादा जैसे इनकम बढ़ती है 20,000 तो मैं कहता हूँ जो मैं बेयर मिनिमम खर्चा कर रहा था वो तो होगा ही होगा, प्लस मैंने अपना जो इनकम बढ़ाया वो इनकम बढ़ा दिया अपना 6,000, तो टोटल कितना हो गया 13,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो 8,000 पे भी आ गया। क्यों आएगा 8,000 पे? कि 8,000 की हो गई इनकम, 8 पे 8 3 से 70 24 प्लस इतना 93 का 94 का खर्चा करूंगा। तो मैं 8,000 का 30% कंज्यूम कर रहा हूँ ना। अच्छा वो भी करना है। 30% तो बेयर मिनिमम मैं कर ही रहा हूँ ना एक इक्वेशन बनाने के लिए।
अब एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक बहुत ही कंजूस आदमी होगा तो वो 1 लाख रुपए कमाएगा तो भी उसमें से 10,000 रुपए खर्च करेगा। एक थोड़ा ज्यादा खर्च करने वाला आदमी होता है, वो 50,000 में से 50,000 खर्च कर देता है। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। वो 30% तो हमने एक बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ले लिया। अब पूरा दिल्ली और पूरा मुंबई जो है वो 30% के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेट कर लेगा, वो तो एक एवरेज ले रहे हैं। अब उसके बाद अगर मेरी इनकम होती है 50,000, तो 50,000 में से 7,000 एंड 15,000 22,000। प्रेम क्या समझ नहीं आया? बी वाई, ओके। तो बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है तान्या एंड प्रेम, जो ऐसा पोर्शन जो अपनी सैलरी का मैं खर्च करना चाहता हूँ। बी मतलब एमपीसी, द अमाउंट ऑफ द पोर्शन ऑफ माई सैलरी, जो मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा मैं खर्च करता जाऊंगा। जैसे मेरी सैलरी 10,000 है, तो एक ऐसा फिक्स पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं सी बार। जो जो सी बार होता है उसको हम बोलते हैं भाई इतना तो मेरा बेयर मिनिमम खर्चा मैं खर्च करूंगा ही करूंगा। और जो हमारा बी होता है, बी का मतलब होता है, वाई का मतलब होता है इनकम, बी का मतलब होता है एमपीसी। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुछ छोटे बहुत खर्चे बढ़ाता रहूंगा। तो हमारे दो पोर्शन होते हैं, एक फिक्स पोर्शन होता है, एक वेरिएबल पोर्शन होता है। फिक्स पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं सी बार, और वेरिएबल पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं बी वाई। बी मतलब एमपीसी ऑफ इनकम, कि कितना पोर्शन इनकम का मैं खर्च कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी इनकम जीरो थी, तब मैंने कहा जी 7,000 तो मेरा बेयर मिनिमम खर्चा है, बट इनकम जीरो है तो उसका कोई प्रोपोर्शन खर्च ही नहीं हुआ, तो टोटल हमारा कंजम्पशन हो गया 7,000। अब मेरी सेकंड पोर्शन में इनकम हुई 5,000, तो हम बोलते हैं इनकम अगर 5,000 है तो 7,000 का तो मिनिमम खर्चा है ही है, प्लस 5,000 का 30%, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो 30% में एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ, तो 1,500 खर्च करा, 8,500 का मेरा टोटल कंजम्पशन हुआ। थर्ड सिचुएशन आई मेरी 10,000, कहते हो 7,000 तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, वो तो करूंगा ही करूंगा। उसके ऊपर से मैंने 10,000 का 30%, दैट इज 3,000 मैंने एक्स्ट्रा खर्च करा। तो मेरी इनकम कितनी थी? 10,000। मेरे खर्चे कितने हुए? 10,000। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ना मुझे कुछ सेविंग बच रही है, ना मेरे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। जितना मैं कमा रहा हूँ वो पूरा का पूरा मैं खर्च कर रहा हूँ। उसके ऊपर जैसे जैसे जाते रहेंगे हमारे पास कुछ सेविंग्स बचती रहेगी। आया कुछ समझ में? ताने इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम समझ पाए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन किस स्लैब में बढ़ती है। हम इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप समझ पाए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये समझ पाए कि कितनी इनकम पे एक बंदा खर्च क्यों करता है, 5,000 पे वो सारी की सारी इनकम क्यों खर्च कर देता है, और 5 लाख पे वो कम इनकम क्यों खर्च करता है। जब इनकम खर्च होती है तो उसमें फिक्स पोर्शन कितना होता है और वेरिएबल पोर्शन कितना होता है। आपका जो वेरिएबल पोर्शन है वो 1 करोड़ की इनकम पे बंदा कितनी अपनी इनकम को खर्च करता है, वो अपने खर्चे किस तरीके से बढ़ाता है। एक पर्सन जो होता है, एक इकोनॉमी जो होती है, वो कंजम्पशन किस तरीके से लगाती है। एक जब मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होती है ना, जब प्रेम बहुत कम इनकम होती है, तो उस लेवल पे हम कहते हैं जी हमारे खर्चे ज्यादा हैं, मेरी इनकम कम है। तो बेयर मिनिमम खर्चा मतलब रोटी कपड़ा मकान, बेयर मिनिमम टू सर्वाइव, वो हमको करना ही करना पड़ता है, चाहे मुझे सेविंग लेनी पड़े या कुछ करना पड़े। उस लेवल पे ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आवर कंजम्पशन इज मोर देन एक्सपेंडिचर इनकम्स, बट ब्रेक इवन के बाद आवर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम्स। तो ब्रेक इवन से पहले सेविंग्स आर नेगेटिव, ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स आर पॉजिटिव। ये एक स्टेज है आपका 10,000 में, जिसमें आपका इनकम भी 10,000 था, आपका कंजम्पशन भी 10,000 था। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, मतलब आपके पास ना कुछ इनकम, ना कुछ आपको पास से सेविंग्स निकालनी पड़ रही है, विड्रॉ करनी पड़ रही है, ना कुछ फ्रेश सेविंग बच रही है। इस सिचुएशन पे आप जो होते हो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होते हो, मतलब कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे होते हो। वट एवर यू आर अर्निंग इज बीन, यू आर कंज्यूमिंग। इससे पहले वाली सिचुएशन पे आप नेगेटिव सिचुएशन पे होते हो, इससे बाद वाली सिचुएशन पे आप पॉजिटिव सिचुएशन पे होते हो। क्लियर? और किसी को बच्चे कोई डाउट इसमें? कोई भी नहीं? ओके।
माई एक्सपेंस इज 22,000। अब देखो ये कंजम्पशन देखो, जो ये कंजम्पशन का चार्ट है, इस कंजम्पशन के चार्ट के अंदर as my income increases my consumption increases, but consumption increases at a slower rate as compared to income. Most of my income is being shifting to savings and lesser part is being shifting to consumption. ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाता हूं तो दिस इज माई इनकम। ठीक है, जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल लेवल्स पे जो कंजम्पशन होता है दैट इज हायर देन इनकम। इनिशियल लेवल्स पे कंजम्पशन इज हायर देन इनकम। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन ओवर देयर। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होता है। दिस कंजम्पशन इज नोन एज सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जिस लेवल पे इनकम जीरो होता है उस लेवल पे भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। एज कंजम्पशन इंक्रीज, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो, but the rate of increase in consumption is slower than that of income. At the point where consumption is equals to income, this is known as a point of break-even point, where consumption is equals to income. After this point, income increases at a faster pace and consumption increases at a slower pace, and this is the amount of savings. ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा वो है जहाँ पे आपका सेविंग्स बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे इनकम इंक्रीजेस, हायर पोर्शन ऑफ द इनकम इज गॉन टू सेविंग्स एंड द लेसर पार्ट ऑफ द इनकम इज गॉन टू कंजम्पशन। ठीक है, तो इसी को इसका मतलब नेगेटिव सेविंग्स, इसका मतलब पॉजिटिव सेविंग्स, इसका मतलब नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स चाहे पास्ट से आए चाहे फ्यूचर से आए, और ये वाला पॉजिटिव सेविंग्स है। So till the point my consumption is greater than income is known as negative savings, and at the point where my income is higher than consumption, that is known as positive savings. As my income increases, higher portion is gone to savings and lesser portion is gone to incomes or consumptions. Clear? तो आपका इसका इक्वेशन क्या हुआ? C equals to C bar plus C bar is the fixed part, constant part, and by is the variable part. यहाँ पे आपका आ गया इनकम आउटपुट, कंजम्पशन। आउटपुट की बेसिस पे कंजम्पशन कैसे होता है? हम तो भी जितना आपने आउटपुट बनाया उसी से आपकी इनकम जनरेट होती है। जितना आउटपुट बनाया उतना इनकम हो गया, रिमेनिंग स्टॉक में लिखते हैं। हाँ, चाहे इनकम और आउटपुट। बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज बंदा होगा कि मैं तो बिल्कुल ही मिनिमम टू मिनिमम कंज्यूम करूंगा उससे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिसमें आपका परसेंटेज वाला पोर्शन जीरो हो गया, तब है जब वो बंदा इतना ज्यादा कंजूस हो गया कि वो कहता है कि चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो, मेरे को तो दिन में एक ही बार खाना है, मैं नहीं दूंगा किसी को। थ्योरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है ना। थ्योरेटिकली तो आप वेरिएबल पोर्शन को 0 से लेकर 100% तक कहीं पे भी ले जाओ। कंजूस बंदा था ना, तो 30 की जगह 20% वाला ले लो। भाई मैं कह रहा हूँ आप कितना भी ले लो, 30% कोई फिक्स रेट थोड़ी है। मैंने बोला देयर इज वन सिचुएशन, देयर इज वन कंपोनेंट सी बार। अब सी बार जरूरी थोड़े 7000 ले लूं, क्या पता 500 ले लूं। वन कंपोनेंट इज बी वाई, दैट इज वेरिएबल पार्ट ऑफ द इनकम। वो कुछ भी लो, 5 लो, 10 लो, 30 लो, 50 लो, 100 लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सी बार इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? अब शहर में खर्चा ज्यादा है, गांव में खर्चा कम है। एक बंदे को मनी को इतना तो चाहिए, वो कहीं पे देखो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है ये चीज कि भाई बेयर मिनिमम इतना चाहिए, बट वो बेयर मिनिमम इतना चाहिए के केस में भी डिफरेंट है। आज के डेट में मैं बोलूं कि मेरी बेयर मिनिमम नेसेसिटी इनकम 0 होगी तो भी मैं जो है बच्चे को तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वो मेरी बेयर मिनिमम नेसेसिटी है।
तो हर किसी की बेयर मिनिमम नेसेसिटी भी डिफरेंट हो जाती है ना भाई, हर किसी की नेसेसिटी डिफरेंट नहीं है। आज की डेट में मैं कुछ तो वैसे होती है, कुछ तो नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। एक बंदा कहता है सिगरेट इज माई बेयर मिनिमम नेसेसिटी, मेरे को चाहिए ही चाहिए, कंपल्शन है, हैबिचुअल हूं मैं, मेरे को खाना नहीं मिलेगा इट्स ओके बट मेरे को सिगरेट चाहिए चाहिए। तो वो तो हर किसी की बेयर मिनिमम नेसेसिटी डिफरेंट है ना। बट ये है कि हाँ, हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे कि जो बेयर मिनिमम नेसेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बेयर मिनिमम नेसेसिटी एक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट बोलती है पॉवर्टी लाइन, गवर्नमेंट कहती है पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है वो अपनी बेयर मिनिमम नेसेसिटी पूरी नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट के हिसाब से पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो है, पॉवर्टी लाइन का जो रेट है, उस वो वाला बंदा बेयर मिनिमम नेसेसिटी है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलेजेस में गवर्नमेंट कहती है कि भाई 22 रुपए और शहरों में 28 रुपए। एक दिन में अगर एक बंदा 28 रुपए कमा रहा है तो वो अपनी बेयर मिनिमम नेसेसिटी पूरी कर सकता है। एक दिन में 28 रुपए का मतलब महीने का 740 रुपए, 840, 900 रुपए लगा लो, 4 बंदों की फैमिली में 3600। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे की 2 एडल्ट और 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि 3600 अगर आप कमा रहे हो तो इन दैट केस आप जिंदा रह सकते हो। उससे नीचे अगर आप हो तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अगर आप शहर में रह रहे हो तो। गवर्नमेंट उस हिसाब से 3600 भी कम है। गवर्नमेंट तो बस एक अपना डेटा निकालना है, गवर्नमेंट उस हिसाब से निकालना है। गवर्नमेंट कहती है इतने में खर्चा हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है बाकी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ ना आपको। तुम्हारी राशन कार्ड भी आपका बना रखा है मैंने, कितना नहीं देखो, गवर्नमेंट ये कह रहा है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इन दैट केस मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देती हूँ कमाने के, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करने के, बट किसी वजह से अगर आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं कर पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, तो इन दैट केस इससे बेयर मिनिमम मैं बोलती हूँ कि आप अगर हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दूंगी। आप किसी भी वजह से अगर बेयर मिनिमम के नीचे जा रहे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप हैंडीकैप्ड हो, आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो उस केस में अगर आप इससे भी नीचे हो, जितने ज्यादा आप गरीब होते जाते हो मैं आपकी उतनी ज्यादा आपको हेल्प करती जाऊंगी। हाँ, खुद की मत करो, मैं फ्री कर दे रही हूँ, 2 रुपए दो, 2 रुपए चावल दे दूंगी, बस 3 रुपए लेकिन तो कुछ कर नहीं सकता, मर रहा होगा तो फिर ये भी है कि यार मतलब खान दे दूंगी तो अच्छा एक ऑप्शन बताओ, चलो एक ऑप्शन बताओ, एक बंदा 70 साल का है, उसकी वाइफ भी 70 साल की, 80 साल की, ठीक है, दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों 80-80 साल के हैं, ठीक है, बच्चों ने छोड़ दिया, काम कर नहीं सकते हैं। अब इस केस के अंदर आप कहो कि उनको क्यों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हो या ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो, वो कमा भी नहीं सकते, ठीक है, उनकी एज भी नहीं बची, बच्चे उनका। गाइस यहाँ क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट आ रहा है? बच्चों डाउट है, क्लियर है? हाँ, बुक में बेटा सब कुछ है, मेरी बुकलेट में भी सब कुछ है, नॉर्मल बुक में भी है। थोड़ा बहुत बताओ कौन से में कंफ्यूजन हो रही है? ओके, देखो जो ग्राफ बनाया है ना, हमने ग्राफ लिया है, एक साइड कंजम्पशन लिया, एक साइड इनकम लिया, जो ऊपर हमने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल क्लियर है? फ्रेंड शेड्यूल क्लियर है सबको? हर्षित क्या प्रॉब्लम है शेड्यूल में? इनकम है, इनकम से हमने कंजम्पशन निकाला है, फॉर्मूला लगाया, कुछ एक हमने फिक्स पोर्शन ले लिया 7000 और बाकी का वेरिएबल पोर्शन लेके कंजम्पशन निकाल दी।
कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया इसमें? नहीं आया तो अर्षित एक काम करना, एक बार अगर नहीं कोई समझ में आया ना तो एक बार जो ये रिकॉर्डेड क्लास है एक बार फिर से देखना, ठीक है? इसमें अगर कोई डाउट आता है तो हम वो फिर से समझ लेंगे, अभी 5-7 बार बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? गाइस, बाकी लोगों को शेड्यूल आया क्लियरली या नहीं आया? आप बोलो तो मैं एक बार क्लास रिकैप ये वापस करूं पिछले 10 मिनट की, 10 मिनट की क्लास रिकैप करूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। जो ग्राफ वाली क्लास है ये रिकैप मारूं? जो क्लास ग्राफ वाला पोर्शन है इसको एक बार रिकैप करूं, एक बार फिर से सुनो। ओके, एक काम करते हैं, जहां से हमने ग्राफ बनाया ना, मैं एक बार ग्राफ वाला वापस रिकैप मारता हूं। आप एक बार जो है ग्राफ एक बार फिर से सुनो। ठीक है, कोई डाउट आता है तो मैं उसको फिर समझा देता हूँ। राशन कार्ड भी आपका बना, गवर्नमेंट की बात करूं, कंजूस बंदा था ना, कर रहा है इनिशियल लेवल, उसके बाद अगर मेरी इनकम होती है 50,000, तो 50,000 में से 7,000 and 15,000 22,000, माई एक्सपेंसेस 22,000। अब देखो ये कंजम्पशन, देखो जो ये कंजम्पशन का चार्ट है, इस कंजम्पशन के चार्ट के अंदर एज माई इनकम इंक्रीजेस माई कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट तो 50,000 में से 7,000 and 15,000 22,000, माई एक्सपेंसेस 22,000। अब देखो ये कंजम्पशन, देखो जो ये कंजम्पशन का चार्ट है, इस कंजम्पशन के चार्ट के अंदर एज माई इनकम इंक्रीजेस माई कंजम्पशन इंक्रीजेस, but consumption increases at a slower rate as compared to income. Most of my income is been shifting to savings and lesser part is been shifting to consumption. ठीक है? अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाता हूं तो दिस इज माई इनकम, ठीक है? जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल लेवल्स पे जो कंजम्पशन होता है दैट इज हायर देन इनकम। Initial levels पे consumption is higher than income. At zero level of income, there is some consumption over there. Zero level of income पे भी कुछ consumption होता है. This consumption is known as C bar, autonomous consumption. तो autonomous consumption is there even when the income is zero. जिस level पे income zero होता है, उस level पे भी autonomous consumption होता है. As consumption increases, as income increases, consumption also, but the rate of increase in consumption is slower than that of income. At the point where consumption is equals to income, this is known as a point of break-even point, where consumption is equals to income. After this point, income increases at a faster pace and consumption increases at a slower pace, and this is the amount of savings. ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा वो है जहाँ पे आपका सेविंग्स बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे इनकम इंक्रीजेस, हायर पोर्शन ऑफ द इनकम इज गॉन टू सेविंग्स एंड द लेसर पार्ट ऑफ द इनकम इज गॉन टू कंजम्पशन। ठीक है, तो इसकी कौन, इसका मतलब नेगेटिव सेविंग्स। कंजम्पशन को C एंड BY में डिवाइड करना, यस तान्या, इट्स नेसेसरी। रीजन बीइंग कि हमारा कुछ पार्ट ऑफ द कंजम्पशन ऐसा होता है जो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड पार्ट है, ये तो लगेगा ही लगेगा, और कुछ पार्ट कंजम्पशन का ऐसा होता है जो इनकम के साथ हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो खाना खाना, अब मैं अगर खाना खाता हूँ ना, वो फिक्स्ड है, मेरे को अगर इनकम ज़्यादा भी होगी ना तो भी मैं दाल रोटी ही खाऊंगा, ठीक है? अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो भी मैं जो है कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 से 3,000 तक 4,000 तक के ही पहनूंगा।
सो दैट पार्ट ऑफ माई इनकम इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, वो खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही होता है। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हम रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा जाने लगते हैं, हम बाहर घूमने ज़्यादा जाने लगते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदने लगते हैं, ठीक है। ये वाले जो खर्चे होते हैं ये इनकम के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। So necessity expenses which are same is denoted by C because that's a constant value. और luxury expenses जो है वो इनकम के साथ साथ कम और ज़्यादा होते हैं, तो that's a variable portion that is denoted by BY. इसलिए हमने कंजम्पशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है। अगर हम उसको सेम पार्ट में कर देंगे तो कभी हम उसको स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, कभी हम यही नहीं बता पाएंगे जी वो तो हमेशा एक कंजम्पशन पार्ट है, जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, लाख हुआ तो लाख हो जाएगा, वो कभी भी उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाएं तो वो आपके दो पार्ट हैं। मैथ्स में करते हैं ना एक्स एंड वाई, तो दो इक्वेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो दो इक्वेशन जो जरूरी होती हैं यहाँ पे, एक फिक्स पोर्शन है, एक चेंजिंग वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। ग्राफ जो है, ग्राफ के अंदर अब भी किसी को समझ में आया पूरा ग्राफ हो गया बच्चों, नहीं हुआ अभी? जो ग्राफ समझा रहे हैं पूरा हो गया, अभी नहीं हुआ? बच्चों ग्राफ हो गया नहीं हुआ? अरे बच्चों आंसर तो दे दो। इसका मतलब पॉजिटिव सेविंग्स, इसका मतलब नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स चाहे पास्ट से आए चाहे फ्यूचर से आए, और ये वाला पॉजिटिव सेविंग्स है। तो टिल द पॉइंट my consumption is greater than income is known as negative savings, and at the point where my income is higher than consumption, that is known as positive savings. As my income increases, higher portion is gone to savings and lesser portion is gone to incomes or consumptions. ओके बच्चों एक बार ग्राफ देखो दोबारा से। ग्राफ हमने बताया, उसके अंदर हमने इनकम शुरू की 0 से और उसको हम बढ़ा के 50,000 तक ले गए। जो इनकम वाला ग्राफ है वो समझ में आया सबको? प्लीज प्लीज मेरे को यस और नो में बताओ। जो इनकम वाला ग्राफ है वो समझ में आया सबको कि भाई इनकम हमारी 0 से चालू होकर बढ़ती चली गई? ओके। अब आप अगर ऊपर शेड्यूल में देखोगे तो उसमें एक पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट है जिसपे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, मतलब हमारा कुछ सेविंग नहीं बचा, ना ही कुछ नेगेटिव में गया। उससे ऊपर वाली सिचुएशन है जहां पे हमारा कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, और उसके नीचे वाली सिचुएशन है जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है। ये तीन सिचुएशंस क्लियर है आपको? जब भी एक इनकम लेवल होता है तो उस इनकम में तीन सिचुएशंस होती हैं, उसी तीन सिचुएशंस को हमको ग्राफ पे डालना है। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन हो गया जो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाली सिचुएशन ग्राफ पे हो गई, वेयर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। वेयर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो आपका वो कंज्यूम कर कहां से रहा है? अगर उसके पास इनकम ही नहीं है तो कंज्यूम कर कहां से रहा है? कंजम्पशन तो जरूरी है। वो अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज कर रहा है और अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज करके वो उस खर्चे को कर रहा है। जैसे आज की डेट में सोचो कोरोना चल रहा है, मार्केट्स बंद है, लोगों के पास अपनी इनकम नहीं है, तो अपने पास्ट सेविंग्स को यूज कर रहे हैं। तो जो अपने पास्ट सेविंग्स को यूज कर के वो काम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स। So in the situation where consumption is more than income, at that point there are negative savings. Economy में savings नहीं है। At the point where consumption is equals to income, तो वहाँ पे savings zero है, because जितना मैं कमा रहा हूँ वो सारा खर्च हो रहा है। Then the third situation is जब हमारी income बढ़ जाती है but उतना portion में खर्च नहीं कर रहा होता और हम consumption कम कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा जो बच जाता है उसको हम savings बोल देते हैं। तो three situations, first situation negative saving, सेकेंड सिचुएशन पॉजिटिव जीरो सेविंग्स, थर्ड सिचुएशन पॉजिटिव सेविंग्स। ये आपका, चाहे इसको आप कंजम्पशन और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, अब दूसरा ग्राफ हम इसमें बाद में बनाएंगे, उसको हम सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंस आपका आ सकता है, डायग्राम आपका बनाने के लिए आ सकता है। एंड कंजम्पशन जो होता है वो इनकम से स्लो रेट से इसलिए बढ़ता है बिकॉज इनकम का थोड़ा सा पोर्शन में कंज्यूम करता हूँ, बाकी तो सेव भी करूंगा। तो वो जो वेरिएबल पार्ट है ना तान्या, जिस वेरिएबल पार्ट में हमने डिवाइड करा, वो वेरिएबल पार्ट जिस टाइम पे आपका क्रॉस कर जाता है सी बार को, उस टाइम पे हमारी सेविंग्स बचने लगती है।
ठीक है। तो हमारा इनिशियली लॉसेस में जाते हैं, नेगेटिव सेविंग्स में जाते हैं एंड बाद में आपका पॉजिटिव सेविंग्स में जाते हैं। बच्चों क्लियर हुआ ये? और जो स्लो रेट आपका बढ़ने का है इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। दैट मीन्स कि आपका जब इनकम बढ़ता है तो एक कंज्यूमर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई मैं इनकम के साथ में खर्चे तो बढ़ाऊं बट खर्चे इतने ज़्यादा ना बढ़ाऊं कि वो मेरे इनकम के ग्रोथ रेट को ही पास कर जाए। तो मतलब कि अगर इनकम 100% से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन आपका 80, 90, 70% से बढ़ता है। कभी भी 100 का मतलब 100 रुपये के 200 रुपये की इनकम हुई तो आपके खर्चे 100 रुपये जितना इनकम इंक्रीज है ना उससे कम ही बढ़ते हैं। आप पूरा का पूरा 100 रुपये या उससे ज़्यादा के खर्चे नहीं बढ़ाते। क्लियर बच्चों? क्लियर है ये अब? ओके क्लियर? तो आपका इसका इक्वेशन क्या हुआ? C इक्वल्स टू C bar plus C bar is the fixed part, constant part, and By is the variable part. यहाँ पे आपका आ गया इनकम आउटपुट, कंजम्पशन। तो आउटपुट की बेसिस पे कंजम्पशन कैसे होता है? हम तो भी जितना आपने आउटपुट बनाया उसी से आपकी इनकम जनरेट होती है। पर वो proportion जो है कि कितना जितना आउटपुट बनाया उतना इनकम हो गया, रिमेनिंग स्टॉक में बच गया। proportional है। हाँ, चाहे इनकम और आउटपुट। एक बंदा सीमा पे स्टॉक हो सकता है और तो नहीं। बहुत रेयर है, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज बंदा होगा कि मैं तो बिल्कुल ही मिनिमम टू मिनिमम कंज्यूम करूंगा उससे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिसमें आपका परसेंटेज वाला पोर्शन 0 हो गया, तो तब है जब वो बंदा इतना 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 ज्यादा कंजूस हो गया कि वो कहता है कि चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो, मेरे को तो दिन में एक ही बार खाना खाना है, मैं नहीं दूंगा किसी को। थ्योरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है ना। थ्योरेटिकली तो आप वेरिएबल पोर्शन को 0 से लेकर 100% तक कहीं पे भी ले जाओ। नहीं पर जैसे आपको कहा था वो 8,000 तो पहले मैं 7,000 में एक कंज्यूम करता हूँ, 1,000 कंजूस बंदा था ना, तो 30 की जगह 20% वाला ले लो। भाई मैं कह रहा हूँ आप कितना भी ले लो, 30% कोई एक फिक्स रेट थोड़ी है। मैंने बोला देयर इज वन सिचुएशन, देयर इज वन कंपोनेंट सी बार। अब सी बार जरूरी थोड़े 7,000 लूं, क्या पता 500 ले लूं। वन कंपोनेंट इज बी वाई, दैट इज वेरिएबल पार्ट ऑफ द इनकम। वो कुछ भी लो, 5 लो, 10 लो, 30 लो, 50 लो, 100 लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड ही होगा। सी बार इकोनॉमी के लिए स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? अब शहर में खर्चा ज्यादा है, गांव में खर्चा कम है। अगर एक बंदे को मनी इतना तो चाहिए, चाहे वो कहीं देखो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है ये चीज कि भाई बेयर मिनिमम इतना चाहिए, बट वो बेयर मिनिमम इतना चाहिए के केस में भी डिफरेंट है। आज के डेट में मैं बोलूं कि मेरी बेयर मिनिमम नेसेसिटी इनकम 0 होगी तो भी मैं जो है बच्चे को तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वो मेरी बेयर मिनिमम नेसेसिटी है। तो हर किसी की बेयर मिनिमम नेसेसिटी भी डिफरेंट हो जाती है ना भाई, हर किसी की नेसेसिटी डिफरेंट नहीं है। आज की डेट में मैं कुछ तो वैसे होती है, कुछ तो नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। एक बंदा कहता है सिगरेट इज माय बेयर मिनिमम नेसेसिटी, मेरे को चाहिए ही चाहिए, कंपल्शन है, हैबिचुअल हूं मैं, मेरे को खाना नहीं मिलेगा इट्स ओके बट मेरे को सिगरेट चाहिए चाहिए। तो वो तो हर किसी की बेयर मिनिमम नेसेसिटी डिफरेंट है ना। बट ये है कि हाँ, हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे कि जो बेयर मिनिमम नेसेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बेयर मिनिमम नेसेसिटी एक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट बोलती है पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट कहती है पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है वो अपनी बेयर मिनिमम नेसेसिटी पूरी नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट के हिसाब से पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो है, पॉवर्टी लाइन का जो रेट है, उस वो वाला बंदा बेयर मिनिमम नेसेसिटी है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलेजेस में गवर्नमेंट कहती है कि भाई 22 रुपए और शहरों में 28 रुपए। एक दिन में अगर एक बंदा 28 रुपए कमा रहा है तो वो अपनी बेयर मिनिमम नेसेसिटी पूरी कर सकता है। एक दिन में 28 रुपए का मतलब महीने का 740 रुपए, 840, 900 रुपए लगा लो, 4 बंदों की फैमिली में 3600।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे की 2 एडल्ट और 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि 3600 अगर आप कमा रहे हो तो इन दैट केस आप जिंदा रह सकते हो। उससे नीचे अगर आप हो तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अगर आप शहर में रह रहे हो तो। बट उस हिसाब से देखें तो 3600 भी कम है। गवर्नमेंट को बस एक अपना डेटा निकालना है, गवर्नमेंट को उस हिसाब से निकालना है। नहीं, गवर्नमेंट कहती है इतने में खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट कहते हैं बाकी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ ना आपको। राशन कार्ड भी आपका बना रखा है मैंने। कितना? नहीं देखो, गवर्नमेंट ये कह रहा है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इन दैट केस मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती हूँ कमाने के, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करने के, बट किसी वजह से अगर आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं कर पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, तो इन दैट केस इससे बेयर मिनिमम मैं बोलती हूँ कि आप अगर हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दूंगी। आप किसी भी वजह से अगर बेयर मिनिमम से नीचे जा रहे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप हैंडीकैप्ड हो, आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो उस केस में अगर आप इससे भी नीचे हो, जितने ज्यादा आप गरीब होते जाते हो, मैं आपकी उतनी ज्यादा आपको हेल्प करती जाऊंगी। खुद की मत करो, मैं फ्री कर दे रही हूँ, 2 रुपए चावल दे दूंगी, बस 3 रुपए लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मर रहा होगा तो सर ये नहीं है कि यार मतलब खान दे दूंगी तो। अच्छा एक ऑप्शन बताओ, चलो एक ऑप्शन बताओ, एक बंदा 70 साल का है, उसकी वाइफ भी 70 साल की, 80 साल की, ठीक है, दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों 80-80 साल के हैं, ठीक है, बच्चों ने छोड़ दिया, काम कर नहीं सकते हैं। अब इस केस के अंदर आप कहो कि उनको क्यों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हो या ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो? वो कमा भी नहीं सकते, ठीक है, उनकी एज भी नहीं बची, बच्चे उनका साथ दे नहीं रहे, अब या तो उनको कहते हैं कि आप मर जाओ या फिर ये है कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग हम आपकी हेल्प करते हैं। चाहे ओल्ड एज होम में छोड़ो, चाहे मैं आपको ओल्ड एज पेंशन दे दूं, ओल्ड एज होम में छोड़ूंगा तो वहां पे भी पैसे देने पड़ेंगे, और मैंने आपकी ओल्ड एज पेंशन बांध दी, ओल्ड एज पेंशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ 3-4 हजार रुपए मिल जाएंगे, आप उससे कहीं भी अपना सर्वाइव कर लो। ओल्ड एज होम में भी छोड़ूंगा तो वहां पे भी तो खर्चा ही होगा, वहां पे भी फ्री में थोड़ी होंगे, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बंदा 20 साल का हो गया, ठीक है, गांव में रहता है, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है काम का कोई, और ऑप्शन ही नहीं है काम का, और इस केस में बचपन से वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ना उसको किसी ने समझाया है, ठीक है। अब वो जो 20 साल का बंदा हो गया, वो काम के लिए ढूंढ रहा है कि मुझे काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, उसके गांव में उसको कोई काम नहीं दे रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है 2 ऑप्शन, पहली बात तो कि वहां से गांव छोड़ के दिल्ली आ जाऊं, अगर मैं गांव छोड़ के दिल्ली आ जाऊंगा तो फिर तो दैट की सारी दुनिया की, मतलब इंडिया की सारी पॉपुलेशन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ही आ जाएगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं है ना फिजिबल। मैं सारे बिहार को और सारे के सारे उत्तराखंड को बोल दूंगी कि आप उत्तराखंड खाली कर दो, दिल्ली आ जाओ, तो ये तो फिजिबल ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वहां जब तक नहीं क्रिएट करे कोई, ऐसा थोड़ी है कि होगी, टाइम लगेगा, ठीक है। उन दैट केस वहां पे रिसोर्सेज होने चाहिए। अब मान लो ना उत्तराखंड में कोई नेचुरल रिसोर्स, ना वहां पे कोई आपका, झारखंड ले लो, ना नेचुरल रिसोर्स, ना वहां पे आपका कुछ इंडस्ट्री लगी हुई है, ना वहां पे आपका पानी है, मान लो वहां पे आपका जंगल ही है और बंजर जमीन है, तो वहां पे कौन बंदा जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें? और जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं अच्छा, और जब तक मेरे पास फंड्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, तब तक उन बंदों को क्या करा जाए? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ही दिया जाएगा, या उनको बोल दो कि भाई तुम अपना जवान हो तो कैसे भी मर्जी करो, कुछ भी मर्जी करो। नहीं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे तो वो चोरी वगैरह करेंगे, खाना तो खाना ही है उनको। बाकी की यूथ जॉब पे डिपेंडेंट हो जाएगी ना गवर्नमेंट पे कि अनएम्प्लॉयड है तो हमें तो टेम्पो दे रही है, तो कितने दे रहे हैं? 3,000 रुपए दे रहे हैं, 4,000 रुपए दे रहे हैं कि अपना एटलीस्ट खाना खा सको, उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई जितना एक बेयर मिनिमम नेसेसिटी होती है सिर्फ उतना दे रहे हैं। अब आप ये बोलो कि दिल्ली का बंदा कहता है कि भाई मैं तो बस रोटी खा लूं 2 और मैं सेटिस्फाइड हूँ, 2 रोटी खा के सेटिस्फाइड होना है, तो इन दैट केस क्यों कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा? वो तो कहेगा मैं चपरासी बन जाता हूँ तब भी मेरे को मिल जाएगा। तो हर बंदा ये नहीं सोचता ना कि मैं सिर्फ रोटी खाऊं और खुश हूं,
हर बंदा सोचता है कि मैं डेवलप हूँ, मेरी ग्रोथ हो। ग्रोथ कब होगी? जब मैं हायर अपॉर्चुनिटीज पे जाऊंगा। मुझे हायर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम पे हूँ, तब मेरे को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि भाई हम नहीं बेसिक चीज प्रोवाइड करवा पा रहे, तो चलो हम अब यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। ठीक है, ST SC को क्यों हेल्प मिली है? ठीक मिली है, गलत मिली है? आप लोगों को तो ठीक मिली है, गलत मिली है? हाँ, कुछ पॉइंट सही है, कुछ पॉइंट पता नहीं। या तो कुछ पॉइंट हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। गलत मिली है, सही मिली है? कौन कौन कह रहा है सही है? एक जनरेशन कोई जेनरल वाला नहीं बोलेगा। एक जनरेशन ठीक है, जब उनकी जनरेशन कमा चुकी है फिर उनको दिए जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई इस बंदे, एक मान लो एक बंदे के 4 बच्चे, उसमें से एक को मिल गई, उसने कहा 3 को मैं तो नहीं तेरे को हेल्प कर रहा, एक बच्चे को मिल गई, एक बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बाकी 3 बच्चों को नहीं मिला। ठीक है ना? अब वो जो 3 बच्चों को नहीं मिला था, उनके बच्चे भी तो ST SC हैं। उनको काम नहीं मिला तो गरीब हुए, SC ST है इसलिए मैं कोटा दे रहे हो, या वो गरीब है इसलिए मैं कोटा दे रहे हो? वो गरीब इसलिए है बिकॉज वो ST SC है। ऐसा कहा नहीं होगा। वो एक को बेनिफिट मिल गया था ना गवर्नमेंट से, पूरा तो ईमेल करते हैं SC ST लिख के देते हैं। गवर्नमेंट में जाओ, कौन से आज ठीक, देखो एक बार बताओ, वो कह रहे हैं आज नहीं कर रहे हम रिजेक्ट, बट आज से 50 साल पहले जब कास्टिज्म चल रहा था, तो इन दैट केस जो मोची होता था उसको मंदिर में नहीं जाने दिया था, तो उसको काम नहीं करने दिया जाता था। 50 साल के बाद हम नहीं कर सकते। क्या अब तो सारे इक्वल है। ठीक है, तो इन दैट केस SC SC दिल्ली में बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन में नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। तो इन दैट केस विमेंस को मिलना चाहिए, विमेंस कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, कॉलेज नहीं, अरे विमेन कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, विमेन मेट्रो बंद हो जानी चाहिए, ऑफिसेज में विमेन कोटा बंद हो जाना चाहिए, और इन दैट केस ऑफिसेज में उनका कोटा बंद हो जाना चाहिए, हर जगह रिजर्वेशन बंद हो जानी चाहिए विमेन्स की। हाँ, अच्छा खेलता है उसे कोटा दो। अच्छा, आपको लग रहा है आज की डेट में जो है विमेन्स को हर जगह पे सेम फ्रीडम मिल रही है? अरे लॉ का क्या करे हम, तुम्हारे घर पे आके तुम अगर बेटी को पढ़ा नहीं रहे हो तो लॉ क्या कर लेगा? क्या कर लेगा लॉ? तो जितने भी वोट है ना सब अपना कोई ना कोई एडवांटेज भाई हर किसी का देखो हर किसी का अनड्यू एडवांटेज होता ही होता है, ठीक है, बट इन दैट केस उसके लिए हम एक छोटे से अनड्यू एडवांटेज लेने वाले के केस में जो एक लार्जर पिक्चर है उसको नहीं खत्म कर सकते ना। जो SC ST जिसको ग्रो करना ही है वो बिना कोटा के ग्रो कर जाएगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, इसको एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक बंदा जिसके माँ बाप नहीं, ऑर्फन, ठीक है, पढ़ाई भी नहीं करी, कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं है, कोई स्किल्स देने वाला भी नहीं है, ठीक है, बचपन से मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना भी नहीं मिला, ठीक है, अब वो 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ठीक है, ना कोई सही गलत बताने वाला, ना कोई बिजनेस सर्विस बताने वाला, ना पढ़ाई उसकी हुई, ना स्किल्स डेवलप हुई, मैल न्यूट्रिशन, सही ढंग से बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि खाना नहीं मिला था बचपन में, और इन दैट केस कोई डॉक्टर्स वगैरह का एक्सेस नहीं था, कुछ नहीं था, 20 साल का वो बंदा हो गया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि वो बंदा सक्सेस हो पाएगा? स्टीफन हॉकिंग पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ, उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में नहीं बोल रहे थे, पॉसिबिलिटी में नहीं था। हाँ, 0.01%। दूसरा एग्जाम्पल 10%, जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज, ना खाना, ना मैल न्यूट्रिशन, भाई 10% क्या पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा वो? मतलब वो बंदा कैसे ग्रो करेगा? उम्मीद से ये थोड़ी है कि उम्मीद से वो रात को जाएगा और सुबह पैसे आ जाएंगे उसके साथ।
भाई ना वो बिजनेस कर पाएगा, नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, ना वो सर्विस कर सकता है अच्छी, एजुकेशन नहीं है, बड़ा एक मिनट, ना एजुकेशन नहीं है वो सर्विस नहीं कर सकता, उस बंदे के पास ऐसा है क्या जिसकी वजह से उसको पैसा मिलेगा? हाँ, ह्यूमन लेबर 5,000 6,000 7,000 उससे ऊपर बढ़ पाएगा? मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था यार? क्या लेवल है कि वो बंदा सक्सेस हो जाएगा? सक्सेस की डेफिनेशन ही अलग होती है। हाँ? ना माँ बाप है, ना कुछ स्किल्स दे रहा, ना कोई पढ़ाई करी, ना ऐसे भी पॉइंट अलग होता है ना कि 7,000 रुपए में कमान करने वाला बंदा अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बोलता। सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। आप अगर कोई ऐसा मेरे को 12th का बच्चा बताओ जो ना सुनो तो 12th का बच्चा बताओ जो 12th में 50% मार्क्स लाए, कॉलेज में एडमिशन ना मिले, घर पे बैठा हुआ है, बोले आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। डेफिनेशन अलग होती है ना, ऐसा बंदा दिखाओ जिसकी डेफिनेशन हो कि मैं 50% लेके घर पे बैठा हूँ, मैं सक्सेसफुल। नौबत पे था, उसको 50% आ गए, वो तो बहुत वो ये बोलेगा आई एम हैप्पी, वो ये नहीं बोलेगा आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, तो गाइज यहाँ तक जहाँ तक हमने भी करा, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट आया? सबको ये समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनेगा, कंजम्पशन किस तरीके से, एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा? ठीक, अब मैं एक बार आपको बुकलेट खोलता हूँ। और किसी के पास बुकलेट पड़ी है बच्चों? हमारी बुकलेट है किसी के पास? मेरे को एक बार ग्रुप पे सेंड करना। प्रेम, हाँ ये आपका ना थियोरी में क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं आएगा, तो ये तो आपको थियोरी के साथ रिलेट करके ग्राफ और शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। यानी क्या डब्बे वाला भी तो सक्सेस हुआ ना, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आया। सेविंग्स का मतलब जो हो गया, जितना पार्ट हमने इनकम का कंज्यूम नहीं करा, दैट पार्ट इज अवर सेविंग्स। तो हम कंजम्पशन के लिए पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय, लाइक एक्सपेंडिचर ब्रेड एंड बटर, उसको सारे के सारे को हम कंजम्पशन बोल सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। कंज्यूमर विल कंज्यूम समथिंग फॉर हिज बेसिक कंजम्पशन, कंज्यूमर कुछ ना कुछ अपनी बेसिक कंजम्पशन के लिए कंज्यूम करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, देन कम्स टू योर सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, ऐसा पार्ट जो आपने कंज्यूम नहीं करा है वो आपका सेविंग्स हो गया। जो पार्ट आपने अपनी कंजम्पशन में यूज नहीं करा इनकम का, वो आपका सेविंग हो गया। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, जो हमने ग्राफ पढ़ा था, देखो ये ग्राफ जो है ये सेम उसी का ऑपोजिट ग्राफ है। आपका एक लेवल होता है जिस लेवल पे आपका सेविंग जीरो होता है, ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे आपका सेविंग जीरो है। क्यों? क्योंकि इस लेवल तक अगर हम बात करते हैं तो इस लेवल तक हमारा इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, एट दिस लेवल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, तो एट द पॉइंट वेयर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन सेविंग्स इज जीरो। ठीक है, इससे नीचे वाला जो ये पोर्शन है, इससे नीचे वाले पोर्शन पे आपका सेविंग्स नेगेटिव रहेगा, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम आवर कंजम्पशन। एंड उसके बाद जो हमारा पोर्शन है वो आपका जो होगा वो सेविंग्स पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज अवर इनकम्स आर मोर देन अवर कंजम्पशन। इस पोर्शन पे हमारा इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सेविंग्स आर पॉजिटिव। ठीक है, आगे एक बड़ा ग्राफ भी होगा, उसमें भी पढ़ेंगे। आपका तो 3 स्टेजेस हुई आई, नेगेटिव सेविंग्स, जीरो सेविंग्स एंड पॉजिटिव सेविंग्स।
ओके, तो गाइस समझ में आया सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स आपकी इनकम का वो वाला पार्ट जो कि आप सेव नहीं करते हो, ये 3 फेजेस में डिवाइड हो जाती हैं। जब आपकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है इनकम से, इनिशियल फेज, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स का ड्यूरेशन। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है तो उसको बोलते हैं जीरो सेविंग्स, और जब आपका कंजम्पशन इज मोर देन इनकम और लेस देन इनकम तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग्स। इतना क्लियर है गाइस? बच्चों क्लियर है इतना? ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एएस, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई हमारा जो होता है वो इनकम के बराबर होता है। क्यों क्यों होता है इनकम के बराबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ना नेगेटिव सेविंग्स का मतलब पास से कुछ सेविंग विड्रॉ कर रहे हैं, तो आज की नेगेटिव हो गई तो वो पास से हमने विड्रॉ करके उसको फुलफिल कर दिया, दैट इज नेगेटिव सेविंग्स। ओके, अब एएस जो है वाई के बराबर कैसे हो गया? एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जितना हम सप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर जितना सप्लाई करना चाहते हैं वो टोटल आउटपुट मेथड नेशनल इनकम के हिसाब से, जो एक टोटल आउटपुट मेथड था, अगर हम इकोनॉमी के सारे जितने भी आउटपुट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटी है, उन सबको टोटल कर लें तो नेशनल इनकम बन जाता है। एज पर द नेशनल इनकम चैप्टर, अगर हम जितने भी हमारी सारे की सारे आउटपुट है उसको प्लस कर लें तो नेशनल इनकम बन जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलता है कि टोटल आउटपुट जो इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है उसकी टोटल वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं दैट एग्रीगेट सप्लाई जो भी है वो नेशनल इनकम के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी इससे एक इक्वेशन बनती है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और इनकम जो होती है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई बोल लो या इनकम बोल लो वो एक ही। ठीक है, इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम थ्रू इनकम मेथड दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? इनकम थ्रू नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के आंसर सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सेम आता है ना। सो इन दैट केस आपका एग्रीगेट सप्लाई में इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जितनी भी हमारी इनकम है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के, अगर क्या कहते हैं, एएस बोल लो, वाई बोल लो, कंजम्पशन प्लस सेविंग बोल लो। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इनकम जो हो गया, एक साइड पे हम बनाते हैं कंजम्पशन और एक साइड पे हम बनाते हैं इनकम। तो जो नेशनल इनकम होगी वो आपकी दोनों साइड से बराबर होगी, नेशनल इनकम थ्रू कंजम्पशन मेथड, नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो दैट्स व्हाई वो दोनों ही एक्सेस से इक्वी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं इनकम बनाता हूँ और इसके लिए मैं एक साइड पे इनकम मेथड लेता हूँ और एक साइड पे कंजम्पशन मेथड लेता हूँ, तो उस केस के अंदर हमारा इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सेस, बिकॉज आपका जो बोथ एक्सेस है उनसे सेम आंसर आएगा। तो आंसर फ्रॉम हेयर इज 20, आंसर फ्रॉम हेयर इज 20। तो 20 एंड 20 जब आंसर सेम है तो उस केस में हम बोल सकते हैं दैट नेशनल इनकम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंजम्पशन एंड इनकम, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये ग्राफ 45 डिग्री का ग्राफ। तो आपका नेशनल इनकम का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री का ग्राफ होता है। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, एएस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन। 45 degree line has a separate property, that is the equidistance from x and y axis। 45 डिग्री की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो x और y एक्सेस से बराबर होती है। जो एएस है वो हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों से बराबर आता है। तो आपका एएस जो हो गया वो आपका इकोनॉमी में हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया और वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस हो गया। दैट्स व्हाई एएस हमेशा 45 डिग्री का लाइन होता है, बिकॉज इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस। क्योंकि एक लाइन कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी लाइन इनकम रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्लियर हुआ कि वाई एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। बाकी बच्चों को तो एएस में हमने क्या इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी? एएस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एएस इज अ 45 डिग्री लाइन
एएस जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, एएस आपका सी प्लस एस होता है, एएस आपका इनकम के बराबर भी होता है। एएस जो होता है इसमें जो सेविंग्स होती हैं वो इनिशियली नेगेटिव होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जीरो आती हैं और देन ये पॉजिटिव होने लगती हैं। एएस के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। पढ़ी बच्चों? ठीक है, ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग भी है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे। फाइन, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आप बुकलेट्स में से एक बार इसको पढ़ना। आगे का चैप्टर थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग और डिटेल है, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ क्लास मिस मत करना। जो डाउट्स हों वो साथ के साथ पढ़ के नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करो। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं हम।